हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उज्जवल एशियन हिस्ट्री का थर्ड पार्ट वैदिक एज में आपका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम हे गाइस, अर्ली तो वैदिक लास्ट एज में के बारे हमने में पढ़ेंगे। पढ़ा था द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने बहुत सारे साइट्स पढ़े थे, उसकी लोकेशंस पढ़ी थी, वो कौन से रिवर के पास होते हैं, कौन से किसने उनको खोजा, क्या क्या वहाँ पे मिला। हमने सब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में लास्ट लेक्चर में कवर किया। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले उस लेक्चर को देखिए। उसके बाद द इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड था, वो था 3000 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक। 3000 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक। और 1500 बीसी के बाद कुछ आर्यंस, कुछ लोग आए जिनको हमने आर्यंस का नाम दिया। और वो आर्यंस साउथ रशिया से सेंट्रल एशिया होते हुए हम इंडिया में आए, और उन्होंने क्या किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिल्कुल उसको लुप्त कर दिया। और हमारे पास द वैदिक एज आता है। वैदिक एज हमारा 1500 बीसी से लेकर, इसका जो टाइम फ्रेम है वो है 1500 बीसी से 600 बीसी तक। और इसको हम दो टाइम फेज में डिवाइड करते हैं। पहले को हम बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, दूसरे को हम बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड हमारे पास जो ये अर्ली वैदिक पीरियड है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ऋग वैदिक एज। ऋग वैदिक एज, क्योंकि इसी एज में, इसी अर्ली वैदिक एज में हमारे पास अभी तक 4 वेद टोटल होते हैं। हमारे पास टोटल 4 वेद होते हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो उसमें से जो ऋग्वेद है, उसमें से जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद कौन से पीरियड से आता है? अर्ली वैदिक पीरियड से। और लेटर वैदिक पीरियड से हमारे पास बाकी के अदर 3 वेद आते हैं। तो ऋग्वेदिक एज हमारा अर्ली वैदिक एज में लिखा गया था। तो जो वर्ड है वेदा, वेद मतलब किसी चीज को जानना, टू नो। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, वेद का मतलब होता है किसी चीज को जानना, टू नो। और इसका ना, वेद का एक स्केर्ड नॉलेज है। स्केर्ड नॉलेज हम कह सकते हैं किसी चीज का होली नॉलेज। होली मतलब गॉड के डिवोशनली किसी चीज के नॉलेज को हम जब लेते हैं तो हम बोलते हैं स्केर्ड नॉलेज। और उसी कंटेस्ट में हमने वैदिक टेक्स्ट को कहा गया है। वैदिक टेक्स्ट सबसे पहले, वैदिक का मतलब ही होता है किसी चीज को जानना। और किसको जानना? किसी गॉड, डिवोशन, सम नॉर्म, सम रूल्स, उसको जानना। किसकी फॉर्म में? टेक्स्ट की फॉर्म में। तो उसी को बोलते हैं हम वैदिक टेक्स्ट। मतलब जो ऋग्वेद, जो हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको बोलते हैं वैदिक टेक्स्ट। और जो उस पूरे फॉर्मेट को हम बोलते हैं वैदिक लिटरेचर। उस पूरे फॉर्मेट को बोलते हैं वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर 2 टाइप्स के होते हैं, मंत्र के फॉर्म में और ब्राह्मणा के फॉर्म में, ब्राह्मणा के फॉर्म में। अब ब्राह्मणा मंत्र सबको पता है, मंत्र मतलब भजन, मंत्र भजन सबको पता है। उसके बाद ब्राह्मणा जो होता है, तो उस मंत्र का जो अर्थ समझा है उसको बोलते हैं ब्राह्मणा। कोई भी रिलीजियस बुक को हम लेते हैं, उसमें सबसे पहले 2-3-4 लाइन का संस्कृत का श्लोक रहता है। उस श्लोक को हम नाम देते हैं मंत्र। लेकिन जो उसका मतलब बताए, जो उसका हिंदी में जो व्याख्या होती है, उसको हम बोलते हैं ब्राह्मणा। जो टेक्स्ट है उसमें ब्राह्मणिकल क्लास प्रोस टेक्स्ट कंटेनिंग द एक्सप्लेनेशंस है। किसके एक्सप्लेनेशन है? मंत्र के। किसके एक्सप्लेनेशन है? मंत्र के। और हमारे पास द वैदिक एज में बहुत सारे रिलीजियस बुक हैं, जिसको भी आज आप जानते हैं। चाहे वो हम वेद की बात कर लें, चाहे हम उसको आर्यकास की बात कर लें, चाहे हम उसको उपनिषद की बात कर लें। ये सारे जो जितने भी होली डिवोटेड हमारे पास बुक्स है, रिलीजियस बुक्स है, जो हमको एक तरीके से बताता है कि कैसे क्या चीज़ करना है, उसी को, वो सारा बुक हमारा वैदिक एज में लिखा गया था। और यहाँ पे हमारे पास जो मंत्र है, ये मंत्र, इसी मंत्र को हमारे 4 अलग अलग वेद में लिखा गया है। कोई अगर कोई मंत्र हमारा पूजा के रिलेटेड है तो उसको हम किसी और वेद में लिखेंगे। अगर वो मेडिकल के रिलेटेड है तो उसको हम कुछ और वेद में लिख देंगे। तो ये जो जितने भी मंत्र हैं वो कैटेगरी वाइज 4 सेपरेट कलेक्शन, 4 से अलग अलग कलेक्शन में लिखे गए हैं। और जो कलेक्शन कौन कौन से हैं? हमारे जो ओरिजिनल वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद हमारा कौन से एज में लिखा गया था? अर्ली वैदिक एज में। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद कौन से वेद में लिखा गया था? लेटर वैदिक में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऋग्वेदिक पीरियड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऋग्वेदिक
पीरियड। तो ऋग वैदिक पीरियड सबसे पहले 1500 बीसी से 1000 बीसी का टाइम फ्रेम है इसका। उसके बाद 1000 बीसी से 600 बीसी का टाइम फ्रेम होगा लेटर वैदिक का, जहाँ पे बाकी के 3 वेद लिखे जाएंगे। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई। इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले हमारे पास स्टोन एज आया। तो स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना थी, तो सबको पता था कि ये चीज़ ऐसे करना है, लेकिन उसका कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स नहीं था हमारे पास, उसका कोई रिटर्न प्रूफ नहीं था। तो वैदिक एज में ही ये रिटर्न प्रूफ बनाया गया है। और किसने बनाया है, फिक्स तो कुछ नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं आर्यन कास्ट ने बनाया है। जो आर्यंस आए थे उन्होंने हम इस रिटर्न फॉर्मेट में बना के दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा ऋग्वेद के बारे में। तो जो ऋग्वेद है वो ओल्डेस्ट वेद है सारे वेदों में। सारे वेदों में जो अर्लीस्ट वेद है उसको ऋग्वेद बोलते हैं। इसके अंदर ना 1028 हाइम्स है। 1028 हाइम्स है। हाइम्स मतलब भजन। और इस हाइम्स को हमारे पास 10,500 से भी ज़्यादा मंत्र बनाया गया है। मतलब 1028 हमारे पास हाइम्स है। और उस हाइम्स के अंदर, उस भजन के अंदर हमारे पास उस भजन को करने के लिए 10,500 से भी ज़्यादा हमारे पास मंत्र है। और उसी सारे मंत्र को 10 अलग अलग बुक्स में हमने लिखा है। उसी बुक्स को हम बोलते हैं मंडल। तो सीधा सीधा हम याद ये कर सकते हैं कि ऋग्वेद में कितने हाइम्स हैं, 1028, कितने मंडल्स हैं। और उस 1028 को 10 मंडल में डिवाइड किया गया है। और ये एक ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है। और ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट क्यों है, क्योंकि सबसे पहला वेद ऋग्वेदा ही था। बाकी 3 इसके बाद आए थे लेटर वैदिक में। इसको यूनेस्को की साइट में भी इंक्लूड करते हैं। इसको हम यूनेस्को की साइट में भी इंक्लूड करते हैं एज अ डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज। तो यूनेस्को ने इसको अपनी साइट बनाया हुआ है एज अ डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज ऋग्वेदा को। और ये जो था वो अर्ली वैदिक पीरियड की लाइफ को डिपिक्ट करता था। मतलब अगर हम पूरा ऋग्वेदिक को अगर हम जाने तो हमें पता चलेगा कि वहाँ के लोग कैसे जीते थे, क्या उनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थी, क्या उनकी सोसाइटल स्ट्रक्चर थी, क्या उनका एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर था, क्या उनका रिलीजन था उस टाइम पे। तो वो सब कुछ बताता है अर्ली वैदिक पीरियड का ऋग्वेद को पढ़ने से। इसके अंदर हाइम्स 1028 पढ़ लिया था हमने, मंडल 10 है। ऋग्वेद स्टार्ट विद, अच्छा जो ऋग्वेद की जो पूरी बुक है ना, जैसे ये पूरी बुक है ऋग्वेद की, तो ये पूरी बुक ऋग्वेद, हमारे पास जो पहला श्लोक है जो हम बोलते हैं द स्टार्टिंग लाइन ऑफ अ ऋग्वेदिक, वो हमारे पास आता है अग्निमेल पुरोहितम। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अग्नि का मतलब तो हमको समझ में आ रहा है, आग। अग्नि जो था वो उस टाइम पे सुप्रीम माना जाता था, क्योंकि पेलियोलिथिक एज में, हमारे पास स्टोन एज में फायर का खोज हुआ था। इसीलिए उनको लगा कि अग्नि सारे काम यहाँ पे कर पा रहा है, तो हमने अग्नि को सुप्रीम गॉड माना। और सुप्रीम गॉड, अच्छा जो आर्यंस थे यही लिख रहे थे, तो अगर कोई अपने बारे में कोई कुछ चीज़ लिखेगा तो हमेशा अपने आप को सुप्रीम बताएगा, कभी अपने आप को नीचे नहीं बताएगा। तो लिख रहे थे यहाँ पे प्रीस्ट लिख रहे थे, प्रीस्ट मतलब पुजारी, प्रीस्ट लिख रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, अग्नि को सुप्रीम गॉड कहा और अपने आप को अपने आप को अग्नि का दर्जा दिया, कि मतलब प्रीस्ट है लेकिन हमारा दर्जा क्या है, एक भगवान के दर्जा है। तो इसीलिए ऋग्वेदिक का पहला लाइन ही स्टार्ट होता है अग्निमेल पुरोहितम। उसके बाद हमारे पास फेमस गायत्री मंत्र, जिसको हम आज भी बोलते हैं सुबह सुबह, वो भी ऋग्वेद में, वो भी गायत्री मंत्र ऋग्वेद में ही है। और उसको किसने कंपोज किया है, विश्वामित्र ने, ऋषि विश्वामित्र जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद ऋग्वेद में नॉलेज है, किसकी नॉलेज है केमिस्ट्री की नॉलेज है, मेडिकल साइंस की नॉलेज है। मतलब जो भी केमिस्ट्री या मेडिकल साइंस में नॉलेज है वो सब कहाँ है, ऋग्वेद में। क्या क्या मंत्र हैं, हाइम्स कितनी है, 1028। उस हाइम्स को कितने चैप्टर्स से, मंडल्स में डिवाइड किया गया है, 10 मंडल्स में। ऋग्वेद स्टार्ट किससे होता है, अग्निमेल पुरोहितम से। फेमस गायत्री मंत्र कहाँ है, ऋग्वेद में है। किसने कंपोज किया है, विश्वामित्र ने। उसके बाद इट कंटेन्स द प्रेयर ऑफ गॉड एंड गायत्री मंत्र, मतलब जितने भी प्रेयर होंगी वो सब कहाँ, ऋग्वेद में आती हैं। गायत्री मंत्र का जो डिवोटी है वो सावित्री के रूप में कहा गया है, सावित्री के रूप में कहा गया है।
उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, माइग्रेशन ऑफ आर्यन। जैसे मैंने बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का खत्म होने का कारण मेजर कारण जो है वो आर्यंस ही है। फिक्स तो किसी को नहीं पता है, लेकिन जो मेजर कारण बोल सकते हैं वो हम बोल सकते हैं आर्यंस की एंट्री। तो आर्यंस की एंट्री हुआ, और आर्यंस के बारे में ये भी एक चीज है कि जो रिटर्न जो शुरुआत हुआ था वो आर्यंस ने किया था। तो द ऑथर ऑफ द वैदिक हाइम्स वर आर्यंस। जो वैदिक हाइम्स के ऑथर हैं वो कौन है? आर्यंस है। 19th सेंचुरी में ये बात निकली कि जो आर्यंस थे वो रेसिज्म करते थे। उन्होंने क्या किया कि जब वो इंडिया में आए और उन्होंने जो वहाँ पे लोग पहले ही रह रहे थे उनके साथ उन्होंने रेसिज्म जैसा व्यवहार कर दिया। अपने आप को उन्होंने सुपीरियर मान लिया और उनको उन्होंने इन्फीरियर मान लिया। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल से बात करें तो हमारा एक कंट्री इंडिया है। इंडिया में हमारे पास ब्रिटेन का शासन था, इंग्लिश पीपल का। तो आज हमारे टाइम में जो इंग्लिश बोलता है उसको हम काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड पर्सन समझते हैं। और जो आर्यंस थे वो पहले थे जिन्होंने आयरन का यूज़ किया था। इससे पहले कोई आयरन का यूज़ करता नहीं था। आर्यंस थे जिन्होंने सबसे पहले आयरन का यूज़ किया था। उस आयरन के मदद से ये शॉप्स और ट्रीज को काटते थे। इनका जो बोलने का जो लैंग्वेज था वो इंडो यूरोपियन था। ये ज़्यादातर संस्कृत, लैटिन, ग्रीक यही सब लैंग्वेज बोलते थे। जो आर्यंस थे वो साउथ रशिया टू सेंट्रल एशिया आए थे और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आके वो इंडो आर्यंस बने थे। उससे पहले वो जस्ट आर्यंस थे। जैसे अगर हम बात करें मैप की तो ये हमारे पास साउथ वाला पार्ट है रशिया का, तो ये होते हुए यहाँ पे सेंट्रल एशिया होते हुए ये पूरा यहाँ पे रहते थे आर्यंस। दिस वॉज द प्लेस ऑफ आर्यंस, जहाँ आर्यंस रहते थे। तो हम बात करें तो जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे वो सप्त सिंधु एरिया के नज़दीक रहते थे। अब सप्त सिंधु क्या होता है? तो सप्त सिंधु को हम 7 रिवर्स का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सप्त सिंधु। और वहीं पे आर्यंस, ज़्यादातर अर्ली आर्यंस वहीं रहते थे। और ये जो पार्ट है, ये जो सप्त सिंधु वाला पार्ट है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया में है। और यहाँ पे जो बहुत सारी नदी है वो एक तो यमुना है, एक हमारे पास सिंधु है, एक हमारे पास झेलम नदी है, एक हमारे पास चेनाब नदी है, एक रवि नदी है, एक ब्यास नदी है, एक सतलुज नदी है, एक सरस्वती नदी है। तो इसी नदी को मिला के हम सप्त सिंधु बोलते हैं। और इसी के अगल बगल में हमारे पास अर्ली वैदिक के आर्यंस रहते थे। जो अर्ली वैदिक के आर्यंस थे वो पेस्टोरलिस्ट थे। क्या थे? पेस्टोरलिस्ट का मतलब होता है कि वो कैटल्स को बहुत ज़्यादा एक मेन ऑक्यूपेशन के रूप में डील करते थे। मतलब कैटल फार्मिंग में उनका जो इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा था आर्यंस का। तो कैटल रियरिंग उस टाइम पे मेन ऑक्यूपेशन था। जो वो कैटल, शीप, गोट, हॉर्सेस को डोमेस्टिकेशन करते थे और मिल्क प्रोसेस करते थे, मीट के लिए यूज़ करते थे, हाइड्स के लिए यूज़ करते थे। और अपार्ट फ्रॉम कैटल रियरिंग उनके पास छोटे और भी बिजनेस करते थे, कल्टीवेशन कह सकते हैं। और वो इंगेज थे अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, जैसे हंटिंग में इंगेज थे, कारपेंट्री में इंगेज थे, टैनिंग में इंगेज थे, वीविंग में इंगेज थे, चैरियट मेकिंग में होता है घोड़ा गाड़ी में, जैसे घोड़ा गाड़ी यहाँ पे चैरियट मेकिंग है, इसी को बनाते थे, चैरियट मेकिंग में इन्वॉल्व थे। उसके बाद हमारे पास मेटल स्मेल्ट्री मतलब होता है, अगर किसी ने माइनक्राफ्ट खेला होगा तो इस तरीके का हमारे पास विजुअल आता है जहाँ से आग जलता है और बहुत हाई टेम्परेचर में कुछ भी चीज़ बर्न होता है, तो उसको हम बोलते हैं मेटल स्मेल्ट्री। ये सब भी वो बनाते थे उस टाइम पे। और उनका जो मेन एक्टिविटीज़ था वो ज़्यादातर अगर उनको कोई प्रोडक्ट चाहिए, उनको कोई चीज़ एक्सचेंज में चाहिए, तो वो ज़्यादातर बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम अर्लियर लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है। और काउस इनके टाइम में मोस्ट फेवरेट मीडियम ऑफ एक्सचेंज था। मतलब अगर कुछ भी बहुत ज़्यादा भारी चीज़ देना है, भारी इन द सेंस कि कोई ऐसा चीज़ देना है जिसकी बहुत कीमत हो, तो ये काऊ को देते थे। इसीलिए जो ज़्यादातर प्रीस्ट थे, पुजारी थे, वो दक्षिणा के रूप में वो हवन कराते थे, परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस जहाँ पे हवन कराते थे। और वो दक्षिणा के रूप में गाय लेते थे, घोड़ा लेते थे, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स लेते थे एज अ फीस दक्षिणा के रूप में। और वो चैरियट मेकिंग घोड़ा गाड़ी भी बनाते थे।
काव के रिलेटेड एक और है कि अर्ली वैदिक में जो किसी को अमीर हम कैसे बोलेंगे, किसी को अमीर आज के टाइम में जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, गाड़ी अच्छा होगा, बंगला होगा, घर अच्छा होगा, तो उसको हम बोलेंगे अमीर है। उस टाइम पे सबके पास तो लैंड तो सिमिलर ही था, या जिसने ज़्यादा कब्जा लिया लैंड, कब्जा हुआ ही लैंड था, तो उस टाइम पे हम अमीर उसको बोलेंगे जिसके पास ज़्यादा काउज होगी, जिसके पास ज़्यादा कैटल्स होगी, उसको हम बोलेंगे अ वेल्दी मैन। और जो वेल्दी मैन होगा उसको हम एक नाम से बुलाएंगे, उसको हम बोलेंगे गोमत, उसको हम बोलेंगे गोमत। तो जिसको भी हम गोमत बोलेंगे या जो व्यक्ति गोमत कहलाएगा उसके पास बहुत ज़्यादा काव है, वो बहुत ज़्यादा काव है, मतलब वो बहुत ज़्यादा वेल्दी मैन है, अमीर है। मतलब काव एक रिचनेस का सिंबल होता था उस टाइम पे। अब हम बात कर लेते हैं वहाँ के अर्ली वैदिक सोसाइटी के बारे में कि वहाँ पे सोसाइटी कैसी थी उस टाइम पे। उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, कैसे वर्क करती थी, कैसे फंक्शन करती थी, कैसे अलग अलग नॉर्म्स को निभाती थी। तो इसमें सबसे पहला है कि उनका जो नेचर था फैमिली का, सोसाइटी का, वो था पेट्रियार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्कल सोसाइटी मतलब होता है जहाँ पे किसी मेल व्यक्ति का सुप्रीमेसी सबसे ज़्यादा होता है। आज भी हमारे टाइम में पेट्रियार्कल फैमिली है, तो जहाँ पे भी मेल का सुप्रीमेसी हो उसको हम बोलेंगे पेट्रियार्कल, और जहाँ भी वुमेन का सुप्रीमेसी हो उसको बोलेंगे मैट्रियार्कल फैमिली। तो मैट्रियार्कल सोसाइटी था उस टाइम पे। उसके बाद मोनोगैमी था। मोनोगैमी मतलब सिंगल मैरिज था। किसके लिए? यूजुअल मैन के लिए। अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो वो सिर्फ एक ही शादी करेगा एक टाइम पे, लेकिन वहाँ का जो चीफ है, जो वहाँ पे हेड है, जो राजन है, जो राजा है, वो पॉलीगैमी मतलब बहुत 2-3 शादियां कर सकता है। मतलब नॉर्मल लोगों के लिए तो मोनोगैमी है, सिंगल मैरिज है, और जो हेड है, जो चीफ है, उसके लिए क्या है? पॉलीगैमी है। और द फैमिली वॉज पार्ट अ लार्जर ग्रुप कॉल्ड विस और क्लैन। इसका आप यहाँ पे मतलब है कि जैसे कोई भी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ये है, तो ये एक से ज़्यादा इंडिविजुअल मिलकर क्या बनाएंगे? फैमिली बनाएंगे। एक से ज़्यादा को छोटे से ड्रॉ कर लेता हूँ। 3 इंडिविजुअल मिलके एक फैमिली बनाया। अब क्या होगा कि यहाँ भी 3 इंडिविजुअल होंगे, यहाँ भी 3 इंडिविजुअल होंगे, तो एक फैमिली, दो फैमिली, 3 फैमिली। 3 फैमिली जब मिल जाएगी तो हम इसको बोल देंगे विज, या इसको हम बोल देंगे क्लैन। इसको हम बोल देंगे विज, या इसको हम बोल देंगे क्लैन। विज नहीं, विस बोलेंगे, विस या क्लैन बोल देंगे। लेकिन जब एक क्लैन होगा, यहाँ पे दूसरा क्लैन हुआ, जब ये आपस में मिल जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे जन। इस पूरे को हम बोलेंगे जन। और जो जन का हेड होगा उसको हम बोलेंगे राजन। जो जन का राजा होगा उसको हम बोलेंगे राजन। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे द फैमिली वॉज पार्ट, मतलब द फैमिली जो होगी वो लार्जर ग्रुप में विज और क्लैन कहलाएगी, और एक से ज़्यादा क्लैन आपस में जन या ट्राइब कहलाएगी। एक ट्राइब वो होता है जहाँ पे एक सिमिलर काइंड ऑफ कल्चर, सिमिलर काइंड ऑफ वैल्यूज, सिमिलर काइंड ऑफ नॉर्म्स हमारे पास चलता जाता है। अच्छा, नॉर्म्स का मतलब होता है कि कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो सोसाइटी हमारे लिए सेट करती है उसी के साथ चलना, वो एक नॉर्म्स है हमारा। उसके बाद द जन था, जो जन को हम लार्जेस्ट सोशल यूनिट बोलते हैं, मतलब जन के ऊपर अब कोई नहीं आएगा। जन आ गया मतलब जहाँ भी एरिया उस कल्चर का कवर है वो सब आ गया। उसके बाद जो ऋग्वैदिक सोसाइटी है वो सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, और लार्जरी क्या है? इगैलिटेरियन सोसाइटी है। इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब भेदभाव नहीं करती थी वो किसी मैन या वुमेन के बेस पे वो भेदभाव नहीं करती थी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल स्टेटस सबके लिए सेम था। ये नहीं था कि अगर कोई हेड पोजीशन है तो वहाँ वुमेन नहीं बैठेगी, वहाँ मैन भी बैठ सकता है, वहाँ वुमेन भी बैठ सकता है, अगर वो उसके लिए एलिजिबल है, उसके लायक है। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम पर कितने सिविलाइज्ड लोग थे। धीरे धीरे रूल्स, नॉर्म्स और टाइट होते रहे। वुमेन्स की जो डोमिनियंस थी वो धीरे धीरे कमती गई, और हम सिविलाइज से अनसिविलाइज होते चले गए। उसके बाद कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, कोई कास्ट सिस्टम के बेस पर डिवीज़न नहीं था। उसके बाद
यहाँ पे उनके स्किन टोन का बात किया गया है कि जो वैदिक पीपल जो थे वो फेयर थे। फेयर क्यों थे? क्योंकि द वैदिक पीपल ज़्यादातर मोस्टली कौन थे? आर्यंस थे। और आर्यंस कहाँ से आए थे? साउथ रशिया से आए थे। साउथ रशिया में पड़ती है ठंड, इसीलिए वहाँ के जो स्किन टोन था वो थोड़ा सा फेयर था। और जिसका स्किन टोन डार्क हो था उसको हमने बोल दिया कि ये नॉन वैदिक पीपल है, ये नॉन वैदिक पीपल है। उसके बाद जो दास था ना वहाँ पे, वो एक सबसे छोटा और मतलब उस जो भी वहाँ पे दास होता था उसको हम ऋग्वेदिक पीपल मानते ही नहीं थे। वो ऋग्वेदिक पीपल का डिफरेंट सेंस करता था। मतलब अगर कोई दास है तो वो ऋग्वेदिक का नहीं है, ऋग्वेदिक के आगे का है चाहे पीछे का है, लेकिन ऋग्वेदिक का नहीं है। उसके बाद ये है लीडर ऑफ गाना। अच्छा, वहाँ पे गाना गाते थे लोग। जो लीडर ऑफ गाना था उसको हम बोलते थे गणपति, उसको हम बोलते थे गणपति। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए तो हम, तो जो वुमेन थी, वुमेन रिस्पेक्टेबल और इंजॉयबल अपना वर्चस्व इंजॉय करती थी अर्ली वैदिक पीरियड में। और वो किसी के साथ भी मैरिज कर सकती थी, अपने चॉइस के हस्बैंड के साथ मैरिज कर सकती थी प्रॉपर एज में। ऐसा नहीं कि बाल विवाह करवा दिया, मतलब एक प्रॉपर एज हुआ, अपना हस्बैंड खुद से चूज कर सकती थी, अपना डिसीजन खुद ले सकती थी। और वो एक ट्राइबल असेंबलीज, एक जन की असेंबली में, सभा समिति में भी शामिल हो सकती थी। अब सभा क्या होता है? सभा बेसिकली जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के एक डिसीजन पे आते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग बैठ के एक डिसीजन पे आते हैं। और समिति मतलब एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन बन गया, कोई इंस्टीट्यूशन बन गया, तो वुमेन इन सब में पार्ट ले सकती थी। ऐसा कोई रोक टोक नहीं था उनमें, क्योंकि उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी? इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। उसके बाद अच्छा, एक एग्रीकल्चर का भी क्वेश्चन आता है कि यवा और बार्ली उस टाइम पे क्या था कि अदर ग्रेन्स मेंशन हमारे पास ऋग्वेदा में नहीं है। हमारे पास सिर्फ ग्रेन्स के रूप में यवा और बार्ली है। और इंडस रिवर को ना हम बहुत होली रिवर मानते थे। इंडस रिवर को हम होली रिवर मानते थे, डिवोशन रिवर मानते थे कि इंडस रिवर बहुत ज़्यादा पवित्र है। और वहीं पर सरस्वती रिवर से हम डरते थे, हम स्केयर थे, सरस्वती रिवर से हम डरते थे। उसके बाद हम बात करें कि हमने अभी तक बात किया अर्ली वैदिक की सोसाइटी के बारे में। अब हम बात करेंगे कि वहाँ का रिलीजन कैसा था, वहाँ का रिलीजन कैसा था। तो वहाँ पे क्या था? फिजिकल प्रोटेक्शन था और मटेरियल गेन्स था। जहाँ पे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि यवा और बार्ली, मतलब वो भगवान से प्रेयर करते थे, भगवान से प्रेयर करते थे। प्रेयर कौन करवाता था? प्रेयर करवाते थे प्रीस्ट। और प्रेयर्स कहाँ, कौन सी बुक में लिखी गई है? ऋग्वेद में। करवाता कौन था? प्रीस्ट। और वो प्रीस्ट क्यों करवाता था पूजा, ये या फिर ये लोग क्यों प्रेयर करते थे? दो चीज़ों के लिए। सबसे पहले फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए। फिजिकल प्रोटेक्शन किससे? नेचुरल डिजास्टर से, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, ये सब से बचाने के लिए वो पूजा कराते थे। दूसरी चीज़ मटेरियल गेन्स है। मटेरियल गेन्स मतलब बारिश अच्छी होगी तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा अनाज उगेगा, तो अनाज भी क्या है? मटेरियल है। तो मटेरियल गेन के लिए और फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए कि अर्थक्वेक से कोई मर ना जाए, ज़्यादा पानी हो जाएगा तो बाढ़ से कोई मर ना जाए, वो ऐसा ना हो, इसीलिए हमारे पास हम पूजा करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा चर्चित में है कि हम लोग क्या करते थे कि पहले अगर कहीं पे कोई फसल में बारिश नहीं होता था तो हम दिन रात इंद्र की पूजा करते थे कि बारिश हो जाए। तो हम किस लिए पूजा करते थे? प्रेयर किस लिए करते थे? मटेरियल गेन के लिए, कि फसल अच्छी हो जाए तो हम भूखे ना मरे। उसके बाद मेन कंसर्न उस टाइम पर यही था ऋग्वेदिक पीपल में मेन कंसर्न यही था कि फिजिकल प्रोटेक्शन मिले और मटेरियल गेन मिले। उसके बाद हम बात करते हैं कि द ऋग्वेदिक गॉड, वहाँ पे क्या था कि जिससे हमको कुछ मिल रहा है उसको हम क्या करते थे? गॉड मान लेते थे। और उस गॉड को हम पूजा करते थे बचाने के लिए। किस से? रेन से। ज़्यादा रेन हो जाएगा तो दिक्कत, ज़्यादा स्टॉर्म हो जाएगा तो दिक्कत, ज़्यादा गर्मी हो जाएगा तो दिक्कत। तो ये सबसे बचाने के लिए हम पूजा करते थे। और कहीं ना कहीं इसको हम भगवान भी मानते थे कि अगर ये नाराज़ हो जाएंगे, ये खुश रहेंगे, एक लिमिट में करेंगे तो हमारा सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, लेकिन अगर ये क्रोध हो जाएंगे तो हमारा सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ मेल गॉड थे जो हम मानते थे ऋग्वेदिक के टाइम में, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, दयाश, पुषाना, यम, सोम, ये सब हमारे कुछ मेल गॉड थे। वहीं ने कुछ फीमेल गॉड भी थी, जैसे उषा, सरस्वती, पृथ्वी। और ये सब जो है ये हमारे पास फीमेल गॉड है। कुछ गॉड के साइन है
और उनके रिप्रेजेंटेशन है जो कि हम उस टाइम पे यूज़ करते थे। सबसे पहले थंडरबोल्ट एंड स्टॉर्म। अगर थंडरबोल्ट स्टॉर्म मतलब बारिश और जो बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है, वो सब का गॉड हम मानते थे गॉड इंद्र को, और यही सबसे टॉप पे थे। सबसे हम टॉप पे इन्हीं को मानते थे कि सबसे बड़ा गॉड कौन है, इंद्रदेव है। उसके बाद फायर के लिए अग्नि, इनको हम सेकंड पे लिस्ट करते थे। उसके बाद प्लांट मतलब फसल उसल अच्छा हो, उसके लिए हम सोमदेव। कॉस्मिक ऑर्डर को हम मानते थे वरुण गॉड को। अब वरुण गॉड का काम क्या था, मतलब रीटा, रीटा मतलब क्या होता है कि नेचुरल यूनिवर्सल लॉज जिसे कहते हैं, कि नेचुरल भी है और लॉज ऑफ यूनिवर्स भी है। जैसे हमारा सन है, सन हमारा सुबह जब निकलेगा तो डे बोलेंगे, रात को ढलेगा तो नाइट बोलेंगे, तो वो सही टाइम पे हो, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं आए कि रात के टाइम सूरज उग रहा है, दिन के टाइम सूरज ढल रहा है, या फिर सीज़न ऐसा हो कि पर्टिकुलर सीज़न हो, ज़्यादा गर्मी ना पड़े, ज़्यादा गर्मी ना पड़े, ज़्यादा ठंडा ना पड़े, ज़्यादा बारिश ना पड़े, उसके लिए हम वरुण गॉड को मानते थे। उसके बाद रोड्स एंड हर्ट्समैन कैटल्स, कैटल्स की सुरक्षा के लिए हम पुशान गॉड्स को मानते थे। उसके बाद ना, लेकिन एक चीज़ देखने वाली थी कि हम गॉड को तो मानते थे, लेकिन उस टाइम पे ना हम किसी टेम्पल को कंस्ट्रक्ट नहीं किया था, किसी टेम्पल में जाके पूजा नहीं करते थे, या किसी स्टैचू को भी हमने नहीं बनाया था जिसकी हम पूजा करते थे। हम सिंपल उनकी याद में पूजा करते थे। हमने, हमारे पास ना कोई स्टैचू था, ना कोई हमारे पास टेम्पल्स था। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे अर्ली वैदिक के वहाँ का सोसाइटी क्या था, फिर पढ़ा हमने वहाँ का रिलीजन क्या था। अब पढ़ेंगे वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी थी, वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी थी, वहाँ पे डिसीजन होता कैसे था, हेड किसको कहते थे। तो अर्ली वैदिक पॉलिटी, अर्ली वैदिक पॉलिटी में जो चीफ था सोशल यूनिट का, मतलब जो जन का जो चीफ कहलाएगा, जो जन का चीफ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि जो पूरा सोसाइटी का जो पूरा गुट कहलाएगा उसको बोलेंगे जन। जो मैंने बताया था कि एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल एक साथ जुड़ के फैमिली बना देगा, फैमिली एक साथ जुड़ के विश या क्लैन बना देगा, विश या क्लैन एक साथ जुड़ के जन बना देगा। तो यही जन की बात कर रही है कि ये क्या है, सोशल यूनिट है। किसका, एक सोशल यूनिट है, एक ट्राइब का, एक ट्राइब का कह सकते हैं, एक क्लैन का कह सकते हैं, जो कि सिमिलर टाइप ऑफ कल्चर, सिमिलर टाइप ऑफ लैंग्वेज फॉलो करती हो। उसके बाद जो उस जन, जो भी उस जन का राजा होगा, जो भी उस जन का चीफ होगा, जो भी उस जन का चीफ होगा, मतलब जो पॉलिटिकल लीडर होगा, उसको बोलेंगे हम राजन, उसको बोलेंगे राजन, जिसका हम आज भी प्रयोग करते हैं राजा। यही राजन आगे चल के राजा के रूप में आते हैं। उसके बाद जब चीफ का जो मेन फंक्शन क्या होता था कि राजन जो है, जो राजन क्या करेगा, उसका मेन काम क्या है, उसका कारण है कि जन के लोगों को प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना, एनिमीज से, दूसरे जन के लोगों से। कैटल को प्रिवेंट करना, सेम दूसरे कि कोई मर रहा हो, कोई किसी को मरता हुआ छोड़ दिया, नहीं, ये सबका किसका जिम्मेदारी होगा, राजन का। राजन कौन होगा, जन का हेड, जन का चीफ। और इसको जैसे अभी के टाइम में प्राइम मिनिस्टर है, अभी के टाइम में प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या करता है, हम लोग का प्रोटेक्ट करता है, लॉस बना के, एक्ट्स बना के हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, हमारे राइट्स दिए हुए हैं हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसको प्राइम मिनिस्टर को सलाह कौन देगा, प्राइम मिनिस्टर को सलाह देने के लिए उसने अपने एक एग्जीक्यूटिव मेंबर से रखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उस टाइम पे भी कॉन्सेप्ट था, उस टाइम पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। तो उस टाइम पे जो अलग अलग बांटते थे राजा को टास्क में हेल्प करने के लिए उसके पास सभा थी, समिति थी, विधाता थे, गाना थे, परिषद थे। तो सभा, समिति, विधाता, गाना, परिषद, ये सब उसको क्या करते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रूप में एक्ट करते थे और उसको हेल्प करते थे, जिसमें से सभा एंड समिति टॉप था। मतलब ऐसे मान के चलो कि सभा जो था वो जितने भी सभा उस टाइम पे जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक साथ का काम करता था। मतलब जितने भी डिसीजन होंगे, जितने भी जुडिशरी वाला काम होगा, जितने भी लॉ प्रोटेक्ट करने का काम होगा, वो सब कौन करेगा, सभा। मतलब समिति से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभा थी। और समिति में क्या थे, अलग अलग इंस्टीट्यूशन थे जो कि आपस में मिलके एक पर्टिकुलर चीज़ में लगते थे और उसको सुधारते थे। और वही द सभा एंड समिति वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंबलीज, जो कि हमने पढ़ लिया कि सभा एंड समिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट असेंबली थी। उसके बाद उसके पास एक पुरोहित रहता था, एक हमारे पास प्रीस्ट रहता था, राजा का एक पर्सनल पुरोहित जो कि उसको असिस्ट करेगा, एडवाइस करेगा डिफरेंट मैटर पे। और उस पुरोहित के साथ जो इस सभा, समिति, विधाता, गाना, परिषद, ये सब के मेंबर्स रहेंगे, वो भी उसको हेल्प करेंगे उसके डे टू डे अफेयर से, मतलब उसके रोजाना की ज़िंदगी में जो उसके पास
वर्क आएगा उसको वो सबके साथ मिल के सॉल्व करेगा। टॉप पे राजा रहेगा, राजा को असिस्ट कौन करेगा? पुरोहित करेगा। उसके बाद उसके पास, राजा के पास अपने कुछ बैठक होंगे, समिति, विधाता, गाना परिषद, ये सब बने, असेंबलीज बनी रहेगी। उसके हेड से राजा बात करेगा, जिसे आज के टाइम में टॉप हेड डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का है। प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर किससे सलाह लेके काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, कैबिनेट मिनिस्टर से। तो वैसे ही सेनानी को हम कह सकते हैं आज के टाइम में, उस टाइम पे डिफेंस मिनिस्ट्री का जो हेड था, डिफेंस मिनिस्टर जो था, उसको हम बोलते थे सेनानी। उसके बाद कुल्पा एक हेड था, ग्रामीणी एग्रीकल्चर के रूप में जितना भी एक सोशल जितना भी हेड होगा वो भी उसको क्या कहेंगे? ग्रामीणी कहेंगे। और ऐसे ही पूरा फंक्शन ऋग्वेद में होता था। उसके बाद हमारे पास अर्ली वैदिक यहाँ पे ख़त्म होता है और इसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर।